हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल KRK लॉ क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ये जो वीडियो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इन इंडिया का सेकंड पार्ट है, जिससे पहले मैंने 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन और बाकी जो भी बॉडीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं एक एक करके या दो जो हैं बॉडीज़ उनको हर वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होती है, उनका कैसे अपॉइंटमेंट होता है, उनके मेंबर का, उनके चेयरमैन कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, कितने टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है और कैसे वो रिमूव होते हैं अपने ऑफिस से। तो चलिए टाइम ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 315 से लेकर 323 तक दिया गया है। 315 जो आर्टिकल है हमारा वो ये कहता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगी किसके लिए, यूनियन के लिए और स्टेट के लिए। तो जो यूनियन के लिए होगी पब्लिक सर्विस कमीशन उसका नाम होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो स्टेट के लिए होगी पब्लिक सर्विस कमीशन उसका नाम होगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट जो है एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उनके लिए जो उनका जो लेजिस्लेचर होगा वहाँ से उनको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, मतलब कि वहाँ क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, तो दोनों जगह से पास करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट एक एक्ट पास करके, उसको एक लॉ पास करके उसको फिर कॉन्स्टिट्यूट कर देंगी। जैसे एक एग्जांपल, जैसे हमारा पंजाब एंड हरियाणा जो अलग अलग स्टेट हैं, इनका जो है एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, और इनका जो जैसे हाई कोर्ट भी इनके सेम है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसी तरह इनके जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी सेम है, एक ही है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट का जो प्रोविज़न है वो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 316 में। जो 316 आर्टिकल है वो ये कहता है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कंसिस्ट करेगा एक चेयरमैन और नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब कि कुछ मेंबर्स होंगे और उनका एक चेयरमैन होगा। जो जिनकी भी जो मेंबर हैं उनकी कोई भी स्पेसिफिक जो है वो नंबर नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि वो कितने होंगे। और जो चेयरमैन होंगे और मेंबर होंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वहीं जो स्टेट कमीशन के मेंबर और चेयरमैन होंगे उनका जो अपॉइंटमेंट करेंगे वो करेंगे गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। इनके जो मेंबर होंगे और जो चेयरमैन होंगे उनका कोई क्वालिफिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो जनरली जो नंबर की बात करें हम, तो 9 से 11 जो है वो मेंबर अपॉइंट होते हैं एक कमीशन में। जो आर्टिकल 316 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है कि जितने भी मेंबर होंगे उनमें से जो हाफ मेंबर होंगे उन्होंने ऑफिस हेल्ड किया हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर किसी स्टेट में एटलीस्ट 10 साल के लिए। और ये जो 10 साल का जो पीरियड है, यहाँ पे ये बात याद रखिए कि ये जो 10 साल का पीरियड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले के पीरियड को भी काउंट करेगा। मतलब कि अगर किसी का अपॉइंटमेंट 1945 में हुआ है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1950 में मतलब पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, तो अगर कोई 1955 में भी मतलब इसके लिए किसी को अपॉइंट किया जा सकता है। मतलब 5 साल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कमेंसमेंट से पहले और 5 साल उनके बाद। लेकिन एक तरह से अभी देखा जाए तो इस टाइम के लिए ये जो है प्रोविज़न अब इरेलीवेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। अब हम बात करेंगे टर्म ऑफ ऑफिस की, मतलब कितने टाइम के लिए वो लोग अपनी ऑफिस को होल्ड करेंगे, और अगर उनको रिजिग्नेशन देना होगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो ये जो दिया गया है वो दिया गया आर्टिकल 316 के सब क्लॉज 2 में, जो ये कहता है कि जो चेयरमैन होंगे और जो मेंबर होंगे कमीशन के वो होल्ड करेंगे ऑफिस 6 ईयर के लिए। और अगर वो जो मेंबर हैं वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं या चेयरमैन हैं तो वो 65 एज तक के लिए जो है उस ऑफिस को होल्ड करेंगे। ठीक है, जो भी पहले आ जाए, मतलब या तो 6 साल पहले कंप्लीट हो जाए या 65 ईयर के वो हो जाएं, जो भी पहले हो जाएं। और उसके बाद जो है अगर वो यूनियन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर या चेयरमैन हैं तो वो ऑफिस होल्ड करेंगे 6 साल के लिए या फिर 62 ईयर के लिए। ये जो एज का कम और ज़्यादा का दिया गया, इसका वजह ये है कि जो स्टेट पब्लिक और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके मेंबर बाद में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर या चेयरमैन भी बन सकते हैं, इसलिए इनकी जो एज लिमिट है वो थोड़ी कम दी गई है। बात करते हैं रेजिग्नेशन का जो प्रोसीजर है, तो जो भी मेंबर होंगे या चेयरमैन होंगे वो रिज़ाइन दे सकते हैं अपने ऑफिस से, और अपना जो रेजिग्नेशन
एप्लीकेशन होगा वो अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है तो उसके जो चेयरमैन और मेंबर होंगे वो देंगे प्रेसिडेंट को, और अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वो अपना रेजिग्नेशन देंगे गवर्नर को। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जॉइंट पब्लिक भी जो है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दोनों के जो है वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे। बात करते हैं रिमूवल का क्या प्रोसीजर है। तो रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो दिया गया है आर्टिकल 317 में। तो रिमूवल के लिए सबसे पहले जो पावर है रिमूवल की वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। मतलब कि जो जितने भी कमीशन के मेंबर होंगे, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सबको रिमूव करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, और उनका जो ग्राउंड होगा वो होगा मिसबिहेवियर। ठीक है। जो गवर्नर होंगे, गवर्नर के पास सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट का जो है राइट होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और गवर्नर और जो चेयरमैन होंगे उनका, लेकिन उनको रिमूव करने का कोई राइट नहीं होता है इनके पास। वहीं बात करें कि जो प्रेसिडेंट का जो मिसबिहेवियर पे अगर वो रिमूव करेंगे तो सबसे पहले उनको एक रेफरेंस प्रपोज करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट पहले उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी करेगी, पूरा मतलब केस को देखेगी अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद अपना जो एक रिपोर्ट तैयार करेगी। और अगर रिपोर्ट में वो गिल्टी पाया जाता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बाउंड हो जाएंगे उस मेंबर को रिमूव करने के लिए। अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट कब कब और किस ग्राउंड पर जो है बिना सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस दिए किसी भी मेंबर को या किसी चेयरमैन को रिमूव कर सकते हैं उनके ऑफिस से। तो जो सबसे पहला ग्राउंड दिया गया है वो दिया गया है इंसॉल्वेंट। मतलब कि कोई भी मेंबर को अगर कोई कंपिटेंट कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे तो वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा ग्राउंड है कि वो अगर किसी एम्प्लॉयमेंट में हो, अदर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन के अलावा कहीं और एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो जहाँ उनको एक सैलरी प्रॉपर प्रोवाइड की जा रही हो, तो वहाँ पर भी उस ग्राउंड पर भी उनको रिमूव किया जा सकता है। तीसरा ग्राउंड है कि वो अनफिट हो अपने ऑफिस को कंटिन्यू करने के लिए, जो और वो मतलब अनफिट उनकी या तो माइंड हो या तो बॉडली हो। मतलब कि या तो वो समझ लीजिए एक तरह से वो पागल हो गए हों, उनका दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा हो, या फिर वो बॉडली ऐसे हों, किसी तरीके के ऐसी बीमारी में पड़ गए हों जिनसे वो स्वस्थ नहीं हो सकते, अपने ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इस ग्राउंड पे भी जो है प्रेसिडेंट उनको बिना सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस किए उनको रिमूव कर सकता है उनके ऑफिस से। यहाँ एक बात और जानने की कि जो इनकैपेसिटी वाला जो पॉइंट है हमारा थर्ड, वो वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट डिटरमाइन करें कि वो इनकैपेसिटी जो है उनकी वो वहाँ पर मतलब एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है। और एक जो ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस जो है किसी भी तरीके की जो है ग्राउंड नहीं बनता है इस केस में। अब बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ द कमीशन क्या क्या हैं। तो फंक्शन ऑफ द कमीशन जो है वो दिया गया है 320 में, जो कि दो तरह के फंक्शन की बात करता है। एक बात करता है कि ड्यूटी क्या क्या होगी उनकी, और दूसरा कहता है कि उनकी एडवाइजरी फंक्शन क्या क्या होगा। इसके अलावा जो है आर्टिकल 321 है हमारा, वो ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है और जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है वो एक लिस्ट बनाएंगी फंक्शन की, ठीक है, और उसमें बताया जाएगा कि क्या क्या और फंक्शन इनको करने हैं। इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है जो भी फंक्शन इनको असाइन करेंगे, जो भी काम इनको असाइन करेंगे वो भी ये करेंगे। तो आइए बात करते हैं ये दोनों फंक्शन की ड्यूटीज़ और एडवाइजरी फंक्शन क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूटीज़ की। तो आर्टिकल 320 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि इनकी जो सबसे पहली ड्यूटी होगी वो ड्यूटी होगी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। किस लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस ऑफ यूनियन एंड द सर्विस ऑफ स्टेट और जो यूनियन में जो सर्विस होगी, मतलब इनकी जो जैसे यूनियन में जो हो गई हमारी IAS IPS IFS ये सब सारी चीज़ें हैं, और स्टेट के जो कमीशन की जो भी सारी पोस्ट होंगी उनके जो एग्जामिनेशन होंगे उनको ये कंडक्ट करवाएंगे, सबसे पहली है। दूसरी ये कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ये ड्यूटी है कि अगर उसको 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट जो है उनसे असिस्टेंट मांगते हैं, किस लिए कि कोई एक जॉइंट जो रिक्रूटमेंट करना चाहें किसी सर्विस के लिए और उसके लिए पर्टिकुलर जो है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ पर जो है उनसे वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो उसको फ्रेम करने में और उस जो स्कीम है उसको ऑपरेट करने में उनकी मदद करें। तो वहाँ पे जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो उन स्टेट की मदद करेगी, ठीक है, उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में। उसके बाद हम बात करें एडवाइजरी फंक्शन क्या होंगे। तो एडवाइजरी फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन है कि जो मैटर होगा रिलेटिंग टू द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, कि सिविल सर्विस में और सिविल पोस्ट जो सिविल पोस्ट A ग्रेड और B ग्रेड की है
और सिविल सर्विस जो है हमारी ऑल इंडिया सर्विस, जैसे IAS IPS, इन सब का जो अपॉइंटमेंट होता है, IFS, इन सब का जो अपॉइंटमेंट होता है, तो उनका जो रिक्रूटमेंट होगा उनके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए जो है एडवाइस उसमें ले सकते हैं। ठीक है, एडवाइस मतलब देंगी जो भी कमीशन है हमारी। उसके बाद जो है दूसरा है कि उनका जो अपॉइंटमेंट होगा, उनका जो ट्रांसफ़र होगा, उनका प्रमोशन होगा, जो भी कैंडिडेट होंगे किस तरीके से किया जाएगा, उसमें जो है वो जो है एडवाइस करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद जो है डिसिप्लिनरी एक्शन अगर किसी के खिलाफ हुआ है कोई भी सिविल सर्वेंट, ठीक है, तो सिविल कैपेसिटी में, याद रखिए क्रिमिनल कैपेसिटी में अगर उनके खिलाफ कोई अगर एक्शन हुआ है तो उसमें यहाँ पर जो है एडवाइस की बात नहीं करता, सिविल कैपेसिटी की बात करता है। तो सिविल कैपेसिटी में अगर उनके खिलाफ कोई मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है तो उसमें जो है वहाँ पर भी जो है कमीशन जो है वो एडवाइस देगी। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि ये जो डिसिप्लिनरी जो एक्शन में जो एडवाइस देगी वो एक डायरेक्टरी मतलब प्रोविज़न है, ना कि मैंडेटरी है। मतलब कि अगर किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के टाइम में अगर एडवाइस नहीं ली गई कमीशन से तो वहाँ पर वो जो है उसको जो ऑर्डर होगा उसको मतलब चैलेंज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वो जो है सिविल सर्वेंट। ठीक है, इसके अलावा जो है कोई भी जो सिविल सर्वेंट होगा वो अगर कोई प्रोसीडिंग में डिफेंड करता है या कोई भी प्रोसीडिंग करता है ऑन बिहाफ ऑफ द मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसमें जो भी कॉस्ट खर्चा होगा, जो भी उसका कॉस्ट लगेगा, वो सारा जो क्लेम होगा उसको कितना देना है वो क्लेम में, उसके लिए जो है वो एडवाइस देगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके अलावा जो पेंशन इन सिविल सर्वेंट को प्रोवाइड होगा या उनको कोई इंजरी होती है तो उसमें जो उनको नुकसान होता है तो उनका जो क्लेम होगा उस मामले में भी जो है एडवाइजरी फंक्शन जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो करेंगी। इसके अलावा जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक रिपोर्ट सबमिट करेगी, एनुअल रिपोर्ट। वो किसको सबमिट करेगी? वो करेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो रिपोर्ट को जो है पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, फिर पार्लियामेंट जो है उनका चेक करेगी कि वो उन्होंने सही काम किया या नहीं किया। वहीं जो है स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो गवर्नर के सामने रखेंगी, और जो गवर्नर क्या करेंगे उस रिपोर्ट को जो है लेट बिफोर करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के पास, और स्टेट लेजिस्लेचर फिर उसका स्क्रूटनी करेगा, उनको चेक करेंगे कि वो सही तरीके से वो उन्होंने काम किया है पूरे साल कि नहीं किया है। इसके बाद जो है इंडिपेंडेंस की बात करें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किस तरह से इंडिपेंडेंट है, उनके मेंबर और उनके चेयरमैन किस तरीके से इंडिपेंडेंट हैं, उसकी बात करें तो सबसे पहले जो है जो चेयरमैन और मेंबर का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा होता है। ठीक है, तो वो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं और वो जो है ड्यूरिंग देयर प्लेजर नहीं अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। मतलब जब भी चाहे जो है प्रेसिडेंट या गवर्नर उनको ऑफिस से निकाल नहीं सकते, उनका एक फ़िक्स टर्म होता है। ठीक है, उस फिक्स टर्म के लिए वो ऑफिस को होल्ड करते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि जो भी मेंबर रिमूव किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा तो उसका मिसबिहेवियर का ग्राउंड उनको प्रूव करना पड़ेगा, और उसके लिए उनको फिर जो है सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट पूरी इंक्वायरी करेगा, उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट देगा कि वो उसके लिए गिल्टी हैं या नहीं है। तीसरा है कि जो कैंडिडेट सर्व करते हैं, ठीक है, अपने ड्यूटी को, तो उनके अपॉइंटमेंट के बाद कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा उनका। मतलब कि उनके पावर को, उनके फंक्शन को या उनके पास जो राइट दिए गए हैं उनको कम नहीं करेगी पार्लियामेंट। ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट के बाद। चौथा ये है कि उनका जो भी एक्सपेंसेस होगा वो कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बाद में पार्लियामेंट उसके उनके जो चार्ज को वो कम कर दे। ठीक है, और स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका जो होगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट के जो कंसोलिडेटेड फंड होंगे उनसे उनको चार्ज किया जाएगा, उनके जितने भी खर्चेज होंगे उनके ऑफिस के, उनके ऑफिस के स्टाफ के, वो सारी चीज़ों के। ठीक है, उसके बाद जो मेंबर होंगे, ठीक है, उनके एक्सपायरेशन के बाद वो इनएलिजिबल हो जाते हैं बहुत रीअपॉइंटमेंट के लिए। मतलब कि उनका दोबारा से वही मेंबरशिप जो है उनको नहीं मिलेगी। अगर कोई चेयरमैन है किसी कमीशन का तो फिर से उसी कमीशन का चेयरमैन नहीं बन सकता, कोई मेंबर है उस कमीशन का तो फिर से वो मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा भी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है जो मेंबर होंगे वो प्रोहिबिटेड रहते हैं किसी भी अदर एम्प्लॉयमेंट में, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी तरीके से, जब तक वो मेंबर होते हैं तो। और बहुत जो कुछ ऐसे हैं कि वो बाद में भी जो है उनके रिमूवल के बाद जो है वो भी उनसे दो एम्प्लॉयमेंट के लिए इनएलिजिबल होते हैं, उनको प्रोहिबिट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो कौन कौन से जो है ऑफिस को मेंबर जो हैं वो होल्ड नहीं कर सकते हैं, उनका जब टेन्योर ख़त्म हो जाएगा
तो इसमें सबसे पहले आते हैं कि जो चेयरमैन होंगे यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में हो उसके लिए इनएलिजिबल होंगे, ठीक है, किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट के लिए। बाद में ऐसा ना हो कि उनको गवर्नर बना दिया जाए किसी स्टेट का या कुछ भी अलग पोस्ट दे दी जाए, वो हर पोस्ट के लिए इनएलिजिबल होंगे। वहीं बात करें चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वो एलिजिबल होते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और किसी अदर स्टेट के जो हैं, जिस स्टेट जो कोई दूसरा स्टेट हो, मतलब सपोज कोई मान लीजिए कोई वेस्ट बंगाल का यूनियन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है चेयरमैन है, तो वो बाद में बिहार के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के वो चेयरमैन नहीं बनेंगे। इसके बाद जो है मेंबर जो होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो एलिजिबल होते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब वो मेंबर हैं, बाद में जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं और चेयरमैन बन सकते हैं किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, ठीक है। इसके बाद जो मेंबर होंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो हर चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ और मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और चेयरमैन ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, किसी भी स्टेट के जो है चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है वो फिर से दोबारा रीअपॉइंट नहीं होंगे उसी स्टेट के मेंबर एज ए मेंबर, ठीक है। लेकिन ये जो सारे तीन हैं, मतलब दूसरे, तीसरा और जो चौथा पॉइंट मैंने पढ़ा है, इनके जितने भी जो भी इन लोग आएंगे इसमें, ये सारे जो हैं किसी अदर एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है इनएलिजिबल होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट में या किसी भी स्टेट में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट में जो है वो और किसी तरीके का एम्प्लॉयमेंट जो ऊपर दिया गया उसको छोड़कर किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिलेगा, उसके लिए वो इनएलिजिबल होंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बात करी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जिनमें हमने पढ़ा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की वीडियो फ्यूचर में और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।